हेलो व्यूअर्स, फाउंड्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रुपर्णा और आज के वीडियो में हम बहुत ही स्पेशल और इंफॉर्मेटिव बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया के डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप को बदलने वाली कंपनी है, पेटीएम। इस कंपनी ने एक तरह से हमारे देश की पेमेंट प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, लेकिन फिर उसको काफी बड़े रेगुलेटरी इश्यूज का सामना भी करना पड़ा। चलिए अब हम टाइम ट्रैवल करते हैं 2010 के इरा में, जब डिजिटल पेमेंट्स का नाम भी लोग नहीं जानते थे। उस वक्त विजय शेखर शर्मा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ने सोचा कि मोबाइल रिचार्ज को डिजिटल कैसे बनाया जाए। इसी सोच से 197 कम्युनिकेशंस का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पेटीएम बन गया, पे थ्रू मोबाइल। द फाउंडेशन ईयर्स 2010 से 2016। आइए समझते हैं कि पेटीएम की शुरुआती सफर कैसा रहा और किस तरह से ये एक छोटी सी आइडिया से एक बड़ी कंपनी में ट्रांसफॉर्म हुई। अर्ली डेवलपमेंट फेज 2010 से 2014। फाउंडेशन बिल्डिंग। विजय शेखर शर्मा ने 2010 में अपनी सेविंग से 8 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाकर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां यूजर्स मोबाइल रिचार्ज कर सके। ये इंडिया का पहला मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म था, लेकिन उस वक्त स्मार्टफोन सेक्टर में पेनिट्रेशन कम था, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी लिमिटेड थी और लोग डिजिटल पेमेंट्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। ये सब चैलेंजेस के बावजूद पेटीएम अपनी जगह बनाने में सफल रहा। की पार्टनरशिप। 2015 में पेटीएम ने अपने विंग्स को और बढ़ाया जब अलीबाबा ने कंपनी में इन्वेस्ट किया। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी जिससे पेटीएम को इंटरनेशनल फंडिंग और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला। अर्ली बिजनेस मॉडल 2010 से 2015। पेटीएम की शुरुआती बिजनेस मॉडल मेजरली कमीशन बेस्ड था। मोबाइल रिचार्जेस पर 2 से 3% का कमीशन मिलता था और बिल पेमेंट्स पर 1 से 1.5% का फी मिलता था। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल सिंपल था, लेकिन स्केल बहुत छोटा था। तब तक यूजर बेस 10 मिलियन के नीचे था और मंथली ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 100 करोड़ से कम थी। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स 2015। पेटीएम को पेमेंट्स बैंक लाइसेंस मिला, जो उसके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस लाइसेंस के जरिए पेटीएम ने बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करनी शुरू की। 2016। ये वो साल था जब पेटीएम ने क्यूआर कोड पेमेंट्स लॉन्च किया, जो आज भी इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। तब तक पेटीएम के वॉलेट यूजर्स 100 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका था। द डीमोनेटाइजेशन बूम 2016 से 2017। अब हम बात करते हैं 8 नवंबर 2016 की, जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया था। ये वो मोमेंट था जिसने पूरी इकोनॉमी को एक जगह रोक दिया था और उसी वक्त पेटीएम के लिए एक बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सामने आया। इम्पैक्ट ऑन पेटीएम। यूजर ग्रोथ। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर पेटीएम के यूजर्स में एक ह्यूज स्पाइक देखा गया। प्री डीमोनेटाइजेशन पेटीएम के पास 125 मिलियन यूजर्स थे, लेकिन सिर्फ 3 महीने के अंदर ये नंबर 185 मिलियन तक पहुंच गया। डेली ट्रांजैक्शंस जो पहले 2.5 मिलियन हुआ करते थे, वो डीमोनेटाइजेशन के बाद 7 मिलियन तक बढ़ गए। मर्चेंट एडॉप्शन। जब कैश क्राइसिस था, मर्चेंट्स के लिए डिजिटल पेमेंट्स एक जरूरत बन गई थी। डीमोनेटाइजेशन से पहले 1.5 मिलियन मर्चेंट्स पेटीएम को यूज करते थे, लेकिन 6 महीने के अंदर ये नंबर 5.5 मिलियन तक पहुंच गए। क्यूआर कोड्स हर दुकान पर लग गए और लोगों ने पेटीएम करो को एक हैबिट बना लिया। मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक। पेटीएम का पेटीएम करो कैंपेन एक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। डीमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम ने फुल पेज न्यूज़पेपर एड्स निकाली और इसका ब्रांड अवेयरनेस 80% तक पहुंच गया। 50 करोड़ का मार्केटिंग बजट इस कैंपेन के लिए एलोकेट किया गया था, जो बिल्कुल स्पॉट ऑन था। एक्सपेंशन एंड आईपीओ जर्नी 2017 से 2021। डीमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम ने अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने का प्लान बनाया। अब सिर्फ पेमेंट्स पर फोकस नहीं था, बल्कि नए वर्टिकल्स लॉन्च किए गए और आईपीओ के थ्रू पब्लिक मार्केट में एंट्री की गई।
बिजनेस एक्सपेंशन फेज। पेमेंट बैंक ऑपरेशंस 2017। पेटीएम ने पेमेंट बैंक के ऑपरेशंस ऑफिशियली 2017 में शुरू किए, जिसमें इनिशियल कैपिटल 220 करोड़ का था। इस बैंक के जरिए यूजर्स करंट और सेविंग्स अकाउंट खोल सकते थे और फंड ट्रांसफर कर सकते थे। पहले ही साल में 20 मिलियन अकाउंट्स खुले और 1500 करोड़ तक के डिपॉजिट्स आए। न्यू वर्टिकल्स लॉन्च। पेटीएम मॉल ई कॉमर्स। पेटीएम ने 2017 में अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम मॉल लॉन्च किया, जिसका GMV 13,000 करोड़ तक पहुंच गया। 2018 में यहां 1 लाख से ज्यादा सेलर्स और 500 प्लस ब्रांड्स थे। पेटीएम मनी ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म था जहां म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ट्रेडिंग और गोल्ड इन्वेस्टमेंट जैसे ऑप्शंस अवेलेबल थे। द IPO जर्नी। 2021 में पेटीएम ने 18,300 करोड़ का IPO लॉन्च किया, जिसका प्राइस बैंड 2080 से 2150 था। ये IPO से $20 बिलियन की वैल्यूएशन सीक की गई थी। इसमें एंट ग्रुप, अलीबाबा, सॉफ्टबैंक और बर्कशायर हैथवे जैसे बड़े इन्वेस्टर्स थे। बिजनेस मॉडल डीप डाइव। अब हम पेटीएम के कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल को एनालाइज करते हैं, जिसमें मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो कंपनी को फाइनेंशियली सस्टेन करते हैं। पेटीएम सर्विसेज फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023। यूपीआई ट्रांजैक्शंस। पेटीएम हर महीने 2000 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, लेकिन यूपीआई पर 0 MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट होने की वजह से डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आता। इसके बजाय कंपनी क्रॉस सेलिंग, डेटा एनालिटिक्स और यूजर एंगेजमेंट के जरिए इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन करता है। वॉलेट सर्विसेज। पेटीएम के वॉलेट के 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स है, जहां एवरेज टिकट साइज 400 होता है। इस सर्विस पर कंपनी को 1 से 2% कमीशन मिलता है। पेमेंट गेटवे। पेटीएम का पेमेंट गेटवे सर्विस मर्चेंट्स को यूज करते हैं, जहां 30 मिलियन मर्चेंट्स है। ट्रांजैक्शन फी 1.8 से 2.5% के बीच होती है और एनुअल टोटल पेमेंट वॉल्यूम 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। फाइनेंशियल सर्विसेज। लेंडिंग बिजनेस। पेटीएम ने 12,554 करोड़ के लोन्स डिस्पर्स किए हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में, जिसका एवरेज टिकट साइज 1,50,000 होता है। कंपनी को यहाँ 2.5 से 3% का रेवेन्यू शेयर मिलता है। इंश्योरेंस एंड वेल्थ। पेटीएम ने 4 मिलियन प्लस इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल की है और इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM 1000 करोड़ प्लस तक है। कंपनी को 15 से 20% कमीशन का रेवेन्यू यहां से आता है। कॉमर्स एंड क्लाउड। एंटरटेनमेंट। पेटीएम हर साल 100 मिलियन प्लस मूवी टिकट सेल करता है, जिसमें 3 से 5% कमीशन मिलती है। ट्रैवल सर्विसेज में फ्लाइट बुकिंग्स और होटल नाइट बुकिंग्स करना शामिल है। हर साल 5 मिलियन प्लस फ्लाइट बुकिंग्स और 1 मिलियन प्लस होटल बुकिंग्स होती है और कंपनी को 5 से 8% की कमीशन मिलती है। द वार्निंग साइंस 2021 से 2024। हर बड़ी कंपनी के सफर में कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो कभी कभी इग्नोर हो जाते हैं। पेटीएम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। रेगुलेटरी इश्यूज। 2021 में RBI ने पेटीएम पर 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया KYC कॉम्प्लायंस इश्यूज के लिए। डेटा लोकलाइजेशन को लेकर भी कंसर्न्स उठाए गए। 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशंस शुरू की और क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी इश्यूज रेज हुए। 2023 में ED इन्वेस्टिगेशंस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की स्क्रूटनी की गई। इन सब चीजों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चन को जन्म दिया, जो इन्वेस्टर्स के लिए अलार्मिंग सिग्नल बना। फाइनेंशियल मेट्रिक्स। IPO प्राइस। पेटीएम का IPO प्राइस 2150 था, लेकिन बाद में इसकी वैल्यू 90% तक गिर गई, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कुछ हद तक टूट गया था। कंटिन्यूअस लॉसेस। पेटीएम ने 2021 से लेकर 2023 तक हर साल फाइनेंशियल लॉसेस फेस किए। फाइनेंशियल ईयर 21 में 1701 करोड़,
फाइनेंशियल ईयर 22 में 2396 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 में 1776 करोड़। बिजनेस चैलेंजेस। पेटीएम को कस्टमर एक्विजिशन पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा, जो 350 रुपीज से 400 तक था। ये बिजनेस के लिए सस्टेनेबल नहीं रहा। यूपीआई डोमिनेंस ने वॉलेट बिजनेस को काफी इंपैक्ट किया। कस्टमर्स ने फ्री यूपीआई ट्रांजैक्शंस की तरफ शिफ्ट होना शुरू किया, जो पेटीएम के लिए एक चैलेंज बना। कंपटीशन भी बढ़ रही थी फोन पे और गूगल पे जैसे प्लेयर्स की वजह से, जो डिजिटल पेमेंट्स में अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे थे। मर्चेंट रिटेंशन इश्यूज भी देखने को मिले, जहां मर्चेंट्स का पेटीएम से डिस्टेंस बनाना शुरू हो गया। द क्राइसिस 2024। अब हम बात करेंगे 31 जनवरी 2024 की, जब पेटीएम को कुछ सीरियस रेगुलेटरी एक्शंस का सामना करना पड़ा। आरबीआई डायरेक्टिव्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ डायरेक्टिव्स पास किए, जिनमें यह कहा गया कि पेटीएम अब नए डिपॉजिट्स नहीं ले सकते पोस्ट फरवरी 29। नए अकाउंट्स खोलने पर भी रोक लगाई दी गई, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर भी रोक लगाई दी गई और नोडल अकाउंट्स को टर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया गया। इमीडिएट इंपैक्ट। स्टॉक क्रैश। एक ही दिन में पेटीएम का स्टॉक 20% गिर गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 20,000 करोड़ से ज्यादा की गिरावट दिखने लगी। मर्चेंट्स का पेटीएम से एक्सोडस शुरू हुआ और पार्टनर बैंक्स ने अपने पार्टनरशिप्स का रीअसेसमेंट करना शुरू कर दिया। बिजनेस इंपैक्ट। 30 मिलियन प्लस बैंक कस्टमर्स इस क्राइसिस से प्रभावित हुए। 15 मिलियन प्लस मर्चेंट्स भी इस रेगुलेटरी एक्शन के चक्कर में इंपैक्ट हुए। 1000 करोड़ से ज्यादा के नोडल अकाउंट फंड्स फ्रीज हो गए, जिसकी वजह से कंपनी को कैश फ्लो इश्यूज का सामना करना पड़ा। पार्टनरशिप्स का टर्मिनेशन होना भी बिजनेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्स। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि पेटीएम का क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या था। इमीडिएट एक्शंस। पेटीएम ने 4 नए बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की ताकि कस्टमर डिपॉजिट्स और ट्रांजैक्शंस को मैनेज किया जा सके। कस्टमर माइग्रेशन प्लान बनाया गया, जिसमें कस्टमर्स को गाइड किया गया कैसे वो नए अकाउंट्स खोल सकते हैं। 24/7 कस्टमर सर्विस शुरू किया गया ताकि कस्टमर्स की क्वेरीज का तुरंत जवाब दिया जा सके। मर्चेंट रिटेंशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया ताकि एग्जिस्टिंग मर्चेंट्स को रिटेन किया जा सके। बिजनेस कंटिन्यूटी। पेटीएम ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस को पार्टनर बैंक्स के जरिए कंटिन्यूअस रखा ताकि बिजनेस कंटिन्यूटी हो सके। मर्चेंट्स के क्यूआर कोड्स को माइग्रेट करने का प्लान बनाया, जिससे वो नए बैंकिंग पार्टनर्स के थ्रू पेमेंट्स ले सके। एपीआई बैंकिंग अरेंजमेंट्स किए गए ताकि नए सॉल्यूशंस के साथ बिजनेस ऑपरेशंस को सीमलेस बनाया जा सके। ऑल्टरनेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस पर भी फोकस किया गया, जिससे कस्टमर्स को एक और ऑप्शंस दिया जा सके। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। इन्वेस्टर्स के साथ डेली अपडेट्स दिए गए, जिससे उन्हें कंपनी की सिचुएशन के बारे में पता चल सके। मीडिया कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी तैयार की गई, जिससे पॉजिटिव मैसेजिंग के थ्रू ब्रांड इमेज को मेंटेन किया जा सके। एम्प्लॉय रिटेंशन प्लान्स भी बनाए गए ताकि की टैलेंट्स कंपनी को ना छोड़े। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रोड मैप तैयार किए गए, जिससे फ्यूचर में ऐसे चैलेंजेस से बचने की प्लानिंग की जा सके। लर्निंग पॉइंट्स एंड फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। आज हमने पेटीएम के केस स्टडी से क्या सीखा? यहाँ कुछ की लेसन्स है जो हमें सबक देते हैं। फॉर स्टार्टअप्स, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस प्रायोरिटी। हर स्टार्टअप को रेगुलेशंस का ध्यान रखना चाहिए। कॉम्प्लायंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ फोकस। ग्रोथ जरूरी है, लेकिन ये ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए, नहीं तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस। हर बिजनेस को रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना कर सके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जरूरी है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। फॉर इन्वेस्टर्स, ड्यू डिलिजेंस इंपॉर्टेंस। इन्वेस्टर्स को कंपनीज का थॉरली एनालिसिस करना चाहिए
ताकि किसी भी पोटेंशियल रिस्क को समझा जा सके। रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क्स। रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क्स का होना जरूरी है ताकि इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर रखा जा सके। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग। इन्वेस्टर्स को रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से समझाना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सही तरीके से ले सके। वैल्यूएशन मैट्रिक्स रीअसेसमेंट। मार्केट कंडीशंस और बिजनेस परफॉर्मेंस के हिसाब से वैल्यूएशन मैट्रिक्स को रेगुलरली रीअसेस करना चाहिए। फॉर इंडस्ट्री, सेल्फ रेगुलेशन इंपॉर्टेंस। इंडस्ट्री को खुद को रेगुलेट करना चाहिए ताकि कस्टमर ट्रस्ट बना रहे। कस्टमर ट्रस्ट बिल्डिंग। कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है जिससे वो ब्रांड पर विश्वास करें। डेटा सिक्योरिटी प्रायोरिटी। डेटा सिक्योरिटी और कस्टमर प्रिवेसी को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि किसी भी डेटा ब्रीच से बच सके। कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क्स की जरूरत है ताकि बिजनेस ऑपरेशंस को सेफ रखा जा सके। फ्यूचर आउटलुक। तो पेटीएम के फ्यूचर के लिए क्या सिनेरियोज हैं, आइए इन्हें समझते हैं। फॉर पेटीएम, बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल रीस्ट्रक्चरिंग। पेटीएम को अपने बिजनेस मॉडल को रीस्ट्रक्चर करना होगा ताकि रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस को ध्यान में रखा जा सके। फोकस ऑन नॉन बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज से थोड़ा दूर होके नॉन बैंकिंग सर्विसेज पर फोकस करना होगा। एनहांस्ड कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क। फ्यूचर में रेगुलेशन से बचने के लिए कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क को एनहांस करना जरूरी है। पॉसिबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के जरिए नए मार्केट्स और टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। फॉर फिनटेक इंडस्ट्री, इंक्रीज रेगुलेटरी स्क्रूटनी। फिनटेक इंडस्ट्री में आगे जाकर और भी रेगुलेटरी स्क्रूटनी देखने को मिलेगी। हायर कॉम्प्लायंस कॉस्ट्स। कॉम्प्लायंस कॉस्ट्स बढ़ने की संभावना है जो बिजनेसेस पर प्रेशर डाल सकती है। पार्टनरशिप मॉडल एवोल्यूशन। पार्टनरशिप्स का मॉडल इवॉल्व होगा जिससे इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन और ग्रोथ हो। इनोवेशन वर्सेस रेगुलेशन बैलेंस। इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच बैलेंस बनाना जरूरी होगा ताकि ग्रोथ और कॉम्प्लायंस दोनों को मैनेज किया जा सके। दोस्तों, पेटीएम का केस स्टडी हमें यह सिखाता है कि सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है या इंडस्ट्री प्रोफेशनल है, इन लेसन्स को इग्नोर नहीं कर सकते। कॉम्प्लायंस इज क्रूशियल, सस्टेनेबल ग्रोथ मैटर्स, रिस्क मैनेजमेंट इज वाइटल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉन नेगोशिएबल। ये सब लेसन्स हमें याद रखना चाहिए क्योंकि फास्ट ग्रोथ अट्रैक्टिव लगता है लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। रेगुलेशंस को सीरियसली लेना भी मस्ट है और लॉन्ग टर्म विजन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डिटेल्ड एनालिसिस से हमने सीखा कि बिजनेस सक्सेस सिर्फ ग्रोथ नंबर्स से नहीं मेजर होती। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहते हैं। टिल देन, हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग।